हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंसी गेमर्स। माय नेम इज देवेंद्र। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अभी तक हम लोगों ने 4 अकाउंटिंग टर्म डिस्कस किया था। पहला था बिजनेस ट्रांजेक्शन, दूसरा इवेंट, तीसरा अकाउंट, चौथा कैपिटल। तो आज हम लोग 5वां टर्म डिस्कस करेंगे, वो है ड्राइंग। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग टर्म का 5वां टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग किसे कहते हैं? तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट्स मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम लोग उसे बोलते हैं अगर आपने बिजनेस के पैसे से अपना कोई प्राइवेट पेमेंट किया है। समझ, फॉर एग्जांपल आपने गले से 1000 रुपये निकाला और उसी पैसे से आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दे दिया, तो वो आपको ड्राइंग हो गया। आप बिजनेस के पैसे से पर्सनल पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उसको पर्सनल पेमेंट करेंगे वो आपको ड्राइंग कहलाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है एनी कैश, आपने कैश निकाला, किसी को गिफ्ट दे दिया, और वैल्यू ऑफ गुड्स। वैल्यू ऑफ गुड्स का मतलब सपोज करिए आपकी गिफ्ट की शॉप है, आपने अपने शॉप से कोई गिफ्ट निकाल लिया, कोई गिफ्ट निकाल के आपने अपने किसी भतीजे को या भतीजी का किसी फ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, तो वो आपको ड्राइंग कहलाएगा। आपने कैश निकाला बिजनेस से, या वैल्यू ऑफ गुड्स, आपने कोई गुड्स निकाली अपने बिजनेस से withdrawn by the owner for personal use और any private payments made out of business funds और called drawing। वही है कि अगर आप बिजनेस के फंड से प्राइवेट पेमेंट करते हैं, पर्सनल पेमेंट करते हैं, तो ड्राइंग कहलाएगा। फिर आपका 6वां टर्म है लायबिलिटी। लायबिलिटी किसे बोलते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। यहाँ पे ये कह रहा है कि वो अमाउंट या वो राशि जो फर्म पे बकाया है दूसरों का। फॉर एग्जांपल फर्म ने किसी दूसरे से उधार लिया है, तो उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, सपोज करिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है और आपने 6 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल होता है, ये आम लोगों के लिए नहीं होता है, एक स्पेशल लोगों के लिए, मतलब बैंक से बातचीत करके आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट 5 लाख है तो आप 6 लाख 7 लाख जितना आप बात कर लेंगे बैंक से, आप उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं। बाद में आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाद में आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख है और आप 6 लाख रुपए विड्रॉ कर ले रहे हैं, उसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर्स। बिजनेस को किसी और को पैसा देना है, बिजनेस ने किसी से उधारी पे गुड्स लाया है, उसको हम लोग को पैसा देना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर्स। उसके बाद है अनपेड वेजेस। हमारे लिए कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, हमने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया है, उसका हमने वेजेस नहीं दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनपेड वेजेस। ये सब होता है बिजनेस की लायबिलिटी होती है ये सब। ठीक है। और लायबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से आप कैपिटल घटा देंगे तो आपको लायबिलिटी पता चल जाएगा। हम लोगों ने कैपिटल कल पढ़ा था, लायबिलिटी हमने आज पढ़ ली, एसेट्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एसेट्स का छोटा सा मतलब बताया है। तो आप एक फॉर्मूला समझिए ना, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। उसके बाद आपकी लायबिलिटी 2 तरह की होती है। पहली है इंटरनल लायबिलिटीज, दूसरी है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरनल लायबिलिटी क्या है। इंटरनल लायबिलिटी हम लोग उसे बोलते हैं जो बिजनेस को जो पैसा प्रोपराइटर को देना है। प्रोपराइटर पैसा 1 लाख रुपए लेके आ रहा है, वो बिजनेस शुरू कर रहा है। तो जैसा कि हमको पता है बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो सपोज आप अपने आप को बिजनेस मानिए, तो आपको कोई 1 लाख रुपए दिया, आप उसको वापस नहीं करेंगे। उसी तरीके से बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस मुझे बाद में वापस करेगा, मुझे वो प्रॉफिट देगा, मुझे अपना कैपिटल लौटाएगा। तो वही तो इंटरनल लायबिलिटी वो है कि जो बिजनेस को जो पैसा प्रोपराइटर को, जो ओनर को पैसा वापस करना है, उसको हम लोग इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। बिजनेस को जो हमने कैपिटल दिया है मुझे वो वापस करेगा, बिजनेस मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, वो इंटरनल लायबिलिटी हो गई। उसके बाद है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी किसे बोलते हैं? सपोज करिए बिजनेस ने किसी से गुड्स उधारी मंगाया है, कोई सपोज एक्स पर्सन है, उससे बिजनेस ने उधारी पे गुड्स मंगाया है, उसको पेमेंट करना है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई, बाहरी भुगतान करना है। और बिजनेस को हम लोग 2 पार्ट में और बांट सकते हैं। लायबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉन करेंट लायबिलिटी, दूसरा है करेंट लायबिलिटी।
नॉन करेंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसी लायबिलिटी जिसका भुगतान हमें 1 साल के बाद करना है या 12 महीने के बाद करना है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। और दूसरा क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम लोग उसे बोलते हैं जिसका भुगतान हमें 1 साल के अंदर करना होता है, विद इन 12 मंथ, विद इन ए ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। तो अभी तक हम लोगों ने लायबिलिटी देखा, ड्राइंग देखा, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ एसेट। एसेट क्या है? एसेट कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के अधिकार में है, जो बिजनेस के पोजीशन में है, जो बिजनेस के नाम पे है, या ऐसी चीज जिससे हमें फ्यूचर में कैश मिल सके या हमें कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन एसेट। जिसकी सहायता से हम लोग को कैश मिल सके या जिससे हम लोग को फ्यूचर में कोई फायदा हो, उसको हम लोग कैश बोलेंगे। या कोई जमीन बिजनेस नाम पे है, एसेट कहलाएगी। कोई या मशीनरी जो बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड है, वो एसेट कहलाएगी। तो मैंने एग्जांपल लिखा है कैश एंड बैंक बैलेंस। अगर आपके हाथ में कैश है या आपके बैंक में बैंक बैलेंस है या आपने बैंक में करीब 10 लाख रुपए रखा है और आपके पास प्रेजेंट टाइम 5 लाख रुपए है, ये सब आपका एसेट कहलाएगा। उसके बाद आपका फर्नीचर, आप अगर फर्नीचर में डील कर रहे हैं, उसको बेच के आप पैसा कमा सकते हैं, आपका एसेट कहलाएगा। मशीनरी है, बस मशीनरी बिजनेस में इंस्टॉल है, उसकी सहायता से हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, जिससे बेच के हम लोग कैश कमाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग है, ये भी एसेट कहलाएगा आपका। मनी ओइंग बाय डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमको पैसा रिसीव करना है, जिनसे बिजनेस को पैसा रिसीव करना है, वो डेटर्स कहलाएंगे। सपोज बिजनेस से किसी ने 10 लाख रुपए का गुड्स लिया है और उसको हमें वापस देना 10 लाख, तो वो हम लोग के लिए डेटर्स होगा। और एसेट 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है नॉन करेंट एसेट, दूसरा है करेंट एसेट, तीसरा है फिक्टिशियस एसेट। तो नॉन करेंट एसेट क्या होता है? नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनका लगातार बिजनेस में यूज होता है। नॉन करेंट एसेट बेचने के लिए बिजनेस नहीं होते हैं, उनकी सहायता से हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमने कहीं पैसा लगा दिया है, अब हम लोग को वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम लोग के लिए बेनिफिट हो रहा है ना, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप नॉन करेंट एसेट आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग है आपका, कंप्यूटर, ये सब आपका नॉन करेंट एसेट है। अब करेंट एसेट क्या है? करंट एसेट हम लोग उसे बोलेंगे जिसको हम लोग बेच के 1 साल में उसको पैसे में कन्वर्ट करना है। सपोज कभी हमको गुड्स बेच के 1 साल में पैसा निकालना है, तो नॉन करेंट एसेट कहलाएगा। नॉन करेंट एसेट को हम लोग नहीं बेचते हैं, करंट एसेट को हम लोग 1 साल के अंदर बेच के पैसा उसे निकाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेटर्स मैंने अभी आपको बताया, आपका स्टॉक, आपने अपना सामान बेच के पैसा ले लिया, तो ये सब आपको करंट एसेट कहलाएगा। और तीसरा है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। इसको हम लोग आगे समझेंगे, जब कुछ और नहीं समझाना उसके साथ, तब वहाँ हम लोग समझेंगे। लेकिन बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।